हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम अर्थमेटिक का एक टॉपिक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा होता है नंबर के अंतर्गत एक कन्फ्यूजन अधिकतर रहता है हमेशा नंबर और डिजिट। नंबर यानी होगा हमारा संख्या और डिजिट यानी होगा अंक। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम समझते हैं कि डिजिट और संख्या हमारा क्या है। मान लीजिएगा हम एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लेते हैं 2407। ये एक संख्या कहलाएगी हमारी, ये एक संख्या है और इसके अंतर्गत जो डिजिट है तो डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 अंक। यानी कि 2 अपने आप में है, 4 है, 0 है और 7 है। ये अलग अलग डिजिट है। ओके, मान लीजिएगा एक और एग्जांपल हम लेते हैं 6 7 8। अब यहाँ पे कॉमा डाल दिया हमने, तो यहाँ पर अलग अलग 3 संख्याएं हो गई। 6 अपने आप में है, 7 अपने आप में और 8 अपने आप में एक संख्या है। 3 संख्याएं हो गई। मान लीजिएगा मैंने एक और एग्जांपल लिया, अब हमने यहाँ पे दशमलव बैठा दिया तो ये अपने आप में एक संख्या हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें इसी की, तो यहाँ पे ये इसकी बात करते हैं 24.07। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिजिट कितने होंगे, तो डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2। इसमें 2 डिजिट आपके होंगे। ध्यान रखें, दशमलव के बाद जो भी हमारे अंक होते हैं उसमें डिजिट में काउंट हम नहीं करते हैं उसको। जैसा कि मैंने लिखा है 0.8, तो यहाँ पर डिजिट कितनी हो गई, 1, यानी कि एक डिजिट हो गई यहाँ पे। क्योंकि इसके बाद में हम 0 कितने ही बढ़ा सकते हैं ना, इसलिए इसको पीछे वाले को काउंट नहीं किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा संख्या और डिजिट यानी कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में जो नंबर है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, आइए समझते हैं। नंबर यानी कि संख्या को मुख्य रूप से हम डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्याएं एंड सेकंड हो जाएगा हमारा काल्पनिक संख्याएं। क्लासिफिकेशन रियल नंबर एंड ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं होती है जिन्हें हम कहा जाए संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं यानी कि एक संख्या रेखा मैंने बनाई, 0 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। इधर ऋणात्मक संख्याएं बढ़ती जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं रियल नंबर हम कहते हैं। इसके बाद काल्पनिक संख्याओं में क्या होता है, जो अंडरवुड के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मान लीजिएगा अंडरवुड -5, अंडरवुड -7, तो ये काल्पनिक संख्याएं होती है। जहाँ पर क्या होता है, आई की वैल्यू होती है अंडरवुड -1। आई एक
आयोटा का साइन होता है। मान लीजिएगा हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर √5 है। √5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √5 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे वापस मिलेगा हमें यही। तो हम इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं √5 और इसकी वैल्यू जो है हमारी आयोटा, यानी कि तो ये जो है काल्पनिक नंबर हमारा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम लेते हैं, एक होती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं। यहीं पर हम लिख देते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जिसे हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक और जो काल्पनिक संख्याएं होती है, वास्तविक और जो काल्पनिक संख्याएं होती है हमारी, इन दोनों का ही जो जोड़ होता है, यानी कि रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर, इन दोनों के संयोग से बनती है। इसके लिए हमारा फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा a ± ib। इस फॉर्म में हमारा फार्मूला निर्मित होगा। यानी कि यहाँ पे हम अगर देखें तो a + ib, a यहाँ पर रियल नंबर है और वहीं पे अगर हम बात करें ib यानी कि होगा काल्पनिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें 3 + 2i, 3 + 2i, तो यहाँ पर ये काल्पनिक और ये रियल नंबर, इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आगे हम बढ़े इसी क्रम में, इसका क्लासिफिकेशन आगे देखें तो ये वाली चीज़ है हमारी वास्तविक संख्याएं। इन्हें फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। यानी कि इसको हम बोल देंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा इररेशनल नंबर, रेशनल इररेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत अच्छा परिमेय संख्याएं क्या होती है इसको हम समझते हैं पहले। परिमेय जो संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे और भी इसको हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं इसी में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम देखें अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या यूं भी बोल सकते हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं को फिर दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। दूसरा हमारा हो जाएगा दशमलव रूप यानी कि डेसिमल फॉर्म जो होती है। तो परिमेय संख्याओं के दो भाग हो गए, पूर्णांक और दशमलव रूप। पहला हमारा हो गया है दशमलव रूप के अंतर्गत शांत दशमलव, दूसरा हो गया है अशांत दशमलव। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, शांत जो कि दशमलव के बाद जो अंक आने हैं वो लगभग रिपीट नहीं होते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव। एग्जाम्पल अब के लिए देखें। दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में जो है नंबर हमारे रिपीट होते रहते हैं, जो डिजिट है वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 5 5 5
कंटिन्यू, या फिर हम इस टाइप से भी नंबर रिपीट होते हैं, ये आगे बढ़ता रहता है। तो ये आसान दशमलव हो गया। आसान दशमलव में भी हमारे क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। आसान दशमलव के भी 2 पार्ट होते हैं, समझ लेते हैं हम। पहला हमारा हो जाएगा आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव यानी कि इंग्लिश में हम बोल देंगे इसको रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल आवर्ती, उसका जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, आवृत्ति 0.3 बाई चांस मैंने लिखा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आवृत्ति यानी कि 3 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इसी को हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसी भी आवृत्ति हो सकती है जैसे 36, यानी कि आपके 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। और आगे बढ़े, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं आपके 371 371, ये आगे चलता जाएगा। तो रिपीट जो आवृत्ति दशमलव हो उसमें एक अंक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। दूसरा इसका भाग होता है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव यानी कि इसको हम बोल देंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब अनावर्ती में क्या होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। अनावर्ती में जैसे हमने लिखा 0.269012, अब आगे जो बढ़ना है इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अनावर्ती होगा। अनावृत्ति यानी कि जिसकी आवृत्ति ना हो। इस टाइप से इसमें कुछ भी आगे नंबर मिलता रहता है, लेकिन रिपीट कुछ भी नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा अशांत दशमलव के 2 भाग, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अब जो हम आवृत्ति दशमलव की बात कर रहे हैं, ये आवृत्ति जो दशमलव है इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसी आवृत्ति दशमलव को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे आवृत्ति दशमलव को लिखते हैं, तो आवृत्ति दशमलव में क्या होता है, हमने पढ़ा था परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि हम 3 को उठाते हैं यहाँ से, यानी कि 3 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या हो गया, p/q की फॉर्म हमें मिल चुकी है। तो p/q की फॉर्म में हम जिसे लिख सकते हैं वो हमारा हो जाता है क्या, वो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्याएं। लेकिन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ध्यान रखना होगा आपको, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आवृत्ति दशमलव यानी परिमेय संख्याएं हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव जो आपने पढ़ा उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे हमने पढ़ा था, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा √2, इसका 1.414, ऐसे आगे बढ़ता रहता है, इसका मान होता है। √3 का जैसा हमारा होगा 1.732, आगे ये भी बढ़ता रहता है। पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या है,
इसकी की वैल्यू 3.1416 और आगे बहुत लंबी वैल्यू ये पाई की निकलती है। ध्यान रखें, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई की वैल्यू हम रखते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्या यानी कि उसको हम लिख देते हैं कितना, 22/7 लिख देते हैं पाई की वैल्यू। तो पाई की जो वैल्यू है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल मान है अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पाई अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। इसी तरह ई होता है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि पाई की खोज किसने की थी, हमें ज़रूर बताएं लिख करके। आगे हम बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा है परिमेय, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं, जिसमें हमने पूर्णांक परिमेय के अंतर्गत देखा और दशमलव रूप देखा। दशमलव रूप में शांत अशांत हो चुका है, जिसमें आवर्ती और अनावर्ती दशमलव आपने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़े तो यहाँ वापस हम यहाँ चलते हैं पूर्णांक के ऊपर। पूर्णांक को हम फिर से डिवाइड करते हैं, देखिएगा जो पूर्णांक हमने पढ़ा इंटीजर, अब इंटीजर के अंतर्गत क्या हो रहा है समझिएगा। एक हमारा होगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर यानी कि हम बोल देंगे नेगेटिव नंबर जो कि नकारात्मक संख्या, और एक होता है नॉन नेगेटिव। इसको हम अगर लिखें तो इसको होल नंबर लिख सकते हैं। देखिए चीज़ें एक एक करके सामने आएगी। होल नंबर, होल नंबर पूर्णांक के अंतर्गत नेगेटिव और होल नंबर आते हैं, जिसमें नेगेटिव जैसे कि आपका हो जाएगा -1, -2, -3, ऐसे आगे हम बढ़ते रहेंगे। इधर अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर में हमारा आ जाएगा, हिंदी में हम बोल देंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जिसमें कि 0 भी इंक्लूड होता है, 0, 1, 2, 3, ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर के अंतर्गत इन्हें हम पढ़ते हैं होल नंबर। अच्छा, होल नंबर जैसा कि डबल से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, तो इसे हम दर्शाने के लिए डबल का प्रयोग करते हैं, यानी कि डबल बराबर, इसको डिनोट करने के लिए डबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। इन्हीं के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं एक तो 0, दूसरा हम लेते हैं दूसरा प्राकृतिक संख्याएं लेंगे हम। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, जैसा हम देखें 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हम बोलते हैं। वो जो पूरा का पूरा एक सेट होता है, इसको हम डिनोट करने के लिए n लिखते हैं। जैसा कि नेचुरल में n आ रहा है, तो नेचुरल इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम अगर देखें नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। दूसरा होगा हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स।
तीसरा हम देखेंगे इसमें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य कह लीजिएगा, योग्य कह लीजिएगा आप, या आप इन्हें संयुक्त भी बोल सकते हैं। संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं तो इंग्लिश में हम इन्हें बोल देंगे। देखिए इंग्लिश में एक ही नाम से हम जानेंगे इन्हें, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। एक और इसका पार्ट रह गया है, वो है लास्ट वन, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, जी हाँ, अपने आप में एक अलग टॉपिक है ये परफेक्ट नंबर का। हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अलग से लेके आएंगे, यहाँ पे भी हम बताएंगे कुछ इसके बारे में। तो सम संख्याएं क्या होती है, जो जनरली आपका 2 से डिवाइड हो जाती है, जिसका 2 का पूरा पूरा भाग किसी भी अगर नंबर में चला जाता है तो वो सम होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2n के फॉर्म में रहता है। 2n के मल्टीपल में रहता है, यानी कि n की जगह आप कुछ भी रखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 2 आ रहा है। जैसा कि हम 0, -2, -4, इसी तरह 2, 4, इसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हमने 0 भी लिख रखा है, तो क्या 0 भी सम संख्या है? जी हाँ, ये एक सम पूर्णांक संख्या है। यह सम पूर्णांक संख्या है। 0 एक संपूर्ण, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी मतभेद भी है मैथमेटिशियंस में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 0 की खोज किसने की तथा पहली बार इसका प्रयोग किसने किया, ज़रूर लिख के बताइए। सेकंड हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिनमें सीधा हम बोल सकते हैं कि 2n से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, तो विषम संख्याएं कहलाएगी। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें, 2n + -1 के फॉर्म में ये होता है। 2n + -1 के रूप में होता है। मान लीजिएगा हम चलें तो -1, -3, -5, इसी तरह इधर अगर हम चलें तो +1, +3, +5 इस फॉर्म में होता है। यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 आप जो भी रखेंगे उसमें +-1 करेंगे तो आपको विषम ज़रूर मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। लगभग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जिनके 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या, तो उसे हम बोल देंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, आपका हो गया 3, आपका हो गया 5। अब 3 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड होगा और एक स्वयं 3 से डिवाइड होगा। तो जो 1 से और स्वयं उसी नंबर से डिवाइड हो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो 2 है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है
कि 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो विषम कौन कौन सी हो गई, इसी को हम अगर आगे बढ़ा लें 7 भी ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी लगातार विषम अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्याएं जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वो क्या होता है। तो सीधा सा इसमें हमने देखा था 1 और स्वयं से जो डिवाइड हो जाए, यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड जिसके हो। भाज्य संख्याओं में क्या हुआ कि जो पहले तो प्राइम नंबर ना हो, जो अभाज्य संख्याएं ना हो, वो भाज्य होगी। एक तो ये परिभाषा लेते हैं हम। दूसरा हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड यानी कि जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा 8 ले लेते हैं, तो इसका एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिसके हो जाएंगे वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य में क्या होगा, जिनका HCF 1 हो, जिनका कि HCF 1 हो, HCF 1 हो, यानी कि 5, 7 ले लेते हैं हम, 5, 7 ले लेते हैं, 2, 3 ले लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 6, 7 ले सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं इनमें क्या हो रहा है कि सेम यानी कि गुणनखंड नहीं मिल पा रहे हमें, उसे हम बोल देंगे सह अभाज्य। ठीक है, मतलब जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 हो, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य हम बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखें संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो संपूर्ण संख्या यानी कि उस संख्या का दोगुना कर दीजिएगा और संख्या का दोगुना तथा संख्या के गुणनखंडों का योग अगर बराबर आता है तो हम उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं।